क्लास में हमने जो है वो न्यूटन फर्स्ट लॉ, न्यूटन सेकंड लॉ और अटैच विद द मोमेंटम कर लिया था। मीन मोमेंटम को न्यूटन सेकंड लॉ को के साथ अटैच कर लिया था, सेकंड लॉ ऑफ मोशन के साथ। उसकी डेफिनेशंस वगैरह हमने कर ली थी। अच्छा, उसी के अकॉर्डिंग आज उसके कुछ क्वेश्चंस हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है आपके पास, देखो क्या है, आपके क्या कह रहे हैं, अ कार स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट। क्वेश्चन को गौर से देखना, क्योंकि पेपर के अंदर ये जो क्वेश्चन आते हैं बड़े लॉजिकल आते हैं और बहुत कुछ इसमें से सहना पड़ता है और समझना पड़ता है कि कहां से क्या चीज निकालनी है हमने। ठीक है, अ कार स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, रेस्ट से स्टार्ट कर रहा है, इसका मतलब है इनिशियल वेलोसिटी विल बी 0 एंड रीच अ वेलोसिटी ऑफ 25 मीटर पर सेकेंड। तो वेलोसिटी रीच कर रहा है 25 मीटर को, मीन फाइनल वेलोसिटी v will be 25 मीटर पर सेकेंड इन 5.8 सेकंड। टाइम दे दिया 5.8 सेकेंड। अब मास ऑफ द कार इज 900 kg, मास भी दे दिया। आपसे कह रहे कैलकुलेट चेंज इन मोमेंटम ऑफ द कार। अब चेंज इन मोमेंटम निकालना है बेटा, तो चेंज इन मोमेंटम के लिए देखो हमारे पास दो किस्म के फॉर्मूले हैं। कौन कौन सा फॉर्मूला है? फॉर्मूला नंबर 1 आपके पास है, मोमेंटम इज इक्वल्स टू फाइनल मोमेंटम, यानी चेंज इन मोमेंटम क्या है? फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। तो भी हमारे पास चेंज इन मोमेंटम आ जाएगा। जी अब सर। वो भी था जिसमें हमने कहा था एफ इज इक्वल्स टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, एफ इज इक्वल्स टू डेल्टा पी अपॉन, तो डेल्टा पी मीन चेंज इन मोमेंटम, एफ इंटू टी भी हो जाता है हमारे पास। अब चेंज इन मोमेंटम के दो फॉर्मूले हैं, एक तो हो गया फाइनल माइनस इनिशियल, दूसरा हो गया एफ इंटू टी। अब अगर एफ इंटू टी उसने मांगा होता ना, तो वो यहां पर लिखता कि चेंज इन मोमेंटम कैलकुलेट करो, बट इंपल्स चेंज इन मोमेंटम कैलकुलेट करो, या वो लिख के देता कि न्यूटन सेकंड कैलकुलेट करो। लेकिन क्योंकि यहां पर उसने कहा चेंज इन मोमेंटम कैलकुलेट करो, तो फोर्स हमारे पास नहीं है। तो या तो मैं फोर्स निकाल लूं, टाइम मेरे पास है। फोर्स कैसे निकाल सकता हूं? फोर्स कैसे निकाल सकता हूं? एम है, ए अगर मैं निकाल लेता हूं, चेंज इन एक्सेलरेशन निकाल लेता हूं। एक तरीका तो यह है कि मैं डायरेक्टली इसको पुट करूं, यानी मैं क्या करूं, मैं एक मिनट शेयर पे जा रहा हूं, व्हाइट पे। एक तरीका तो यह है कि मैं क्या करूं, मैं उसे कहूं कि जी चलें जी, नॉर्मली हम क्या कर रहे हैं, हम निकाल रहे हैं जी ए पहले, तो ए वी माइनस अपॉन टी, तो ए 25 माइनस 0 अपॉन 5.8। 5.8। कैलकुलेट करो कितना आया। 25 डिवाइड बाय 5.8 कितना आया? 4.31। 4.3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब एफ इजिकल्स टू एम ए होता है, एम है 9 था 900 मल्टीप्लाई बाय 4.3, मल्टीप्लाई करो 900 मल्टीप्लाई बाय 4.3 को क्या आ रहा है आंसर? 3870। 3870 न्यूटन। अब उसने कहा चेंज इन मोमेंटम निकालो, तो एफ इंटू टी, तो एफ है 3870 मल्टीप्लाई बाय 5.8। कैलकुलेट करो कितना आ रहा है? 22446। 22446 आपके पास क्या आ गया? न्यूटन सेकंड आ गया, क्योंकि एफ इंटू टी किया मैंने, तो न्यूटन सेकंड इज द यूनिट ऑफ मोमेंटम। तो मेरे पास एक आंसर ये आ गया, एक तरीका। सही है। दूसरा तरीका ये है कि चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल्स टू फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। तो फाइनल मोमेंटम एम, एम कॉमन ले लिया मैंने, एम कॉमन आ गया, वी माइनस यू हो गया आपके पास। अब जब v माइनस यू हो गया, तो 900 इंटू 25
-0, तो 900 इंटू 25 करो, कितना आ रहा है? 22,500। 22,500 न्यूटन। अब इसको देख लो और इसको देख लो, ये 22,446 आ रहा है, तो यहां पर ये 22,500 क्यों आ रहा है? कहीं गलती की है क्या? सर राउंड ऑफ हो जाएगा, हाँ, राउंड ऑफ तो हो और जाएगा, जल्दी हो लेकिन जाएगा। नहीं, 500 की नहीं, फिर तो 400 होगा, ये राउंड ऑफ होगा तो। जरा 25 को अच्छा, 5.8 से डिवाइड करो दोबारा। 25 को 5.8 से डिवाइड करेंगे ना? हाँ, 4.31। ठीक हो गया। इसको मल्टीप्लाई करो 900 से, तो ये बेटा आ रहा है मेरे पास 3879 आ रहा है। आपने 70 लिखवाया है मुझे। सर वो मैंने पूरी वैल्यू नहीं ली थी उस वक्त। अच्छा, मल्टीप्लाई किया, अब ये आ गया, फिर इसको मल्टीप्लाई किया 5.8 के साथ, वही आ रहा है 25,500, 22,500 आ रहा है मेरे पास। हाँ, मेरे पास भी यही आ रहा है। ठीक हो गया। तो दोनों से आंसर सेम आ रहा है आपका। तो आप इस मेथड से करो या इस वाले मेथड से करो, दोनों सेम है और दोनों सेम आंसर आ रहे हैं आपके पास। क्लियर होगी बात? जी सर। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 1 आपका सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 1 में उसने आपसे कहा कि कैलकुलेट द चेंज इन मोमेंटम। तो यहां भी देखो मैंने क्या किया, इनिशियल मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम, देन माइनस कर दिया, आपके पास आंसर आ गया। ठीक हो गया। अब वो आपसे कह रहे ठीक। हैं कैलकुलेट द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। कैलकुलेट द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंट। अब रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम किसको कहते हैं बेटा? रेट ऑफ किस चेंज, रेट से मतलब मोमेंटम चेंज हो रहा है? आई बच्चा, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम मींस फोर्स। अभी हमने पढ़ा था फोर्स की डेफिनेशन, क्या पढ़ी थी पीछे हमने बेटा? हाँ, सही सही। फोर्स की डेफिनेशन ही यही पढ़ी थी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो बेसिकली वो फोर्स की बात कर रहे हैं कि कैलकुलेट द फोर्स। तो फोर्स इज इक्वल्स टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो यानी मोमेंटम जो आपने कैलकुलेट किया उसको टाइम पे डिवाइड कर दो, आंसर आ जाएगा आपके पास। क्लियर होगी सही। बात? चलो जी, नेक्स्ट पे चलते हैं। अब देखो पास्ट पेपर का एक क्वेश्चन है, इसमें क्या कह रहे हैं आपसे, एमसीक्यूज है 2014 का पेपर 1 वेरिएंट 2। आपसे कह रहा है वाटर इज पंप थ्रू अ हाउस पाइप, हॉर्स पाइप एट अ रेट ऑफ 90 केजी पर मिनट। पर मिनट में 90 केजी उसको हॉर्स पंप के थ्रू फेंका जा रहा है। इट्स इमर्ज फ्रॉम द हाउस पाइप हॉरिजॉन्टली विद द स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड। वो आउट हो रही है 20 मीटर पर सेकेंड से, जो स्पीड है उसकी। Which force is required for a person holding the hose pipe to prevent it moving backward? मतलब एक बंदे को कितनी फोर्स चाहिए होगी उस पाइप को होल्ड करने के लिए कि वो पाइप पीछे ना जाए, क्योंकि जब पाइप से स्पीड से पानी निकलेगा तो उस टाइम वो पीछे मूव करने की कोशिश करेगा। अब वो आपसे कह रहे हैं बताओ उसको कितना फोर्स चाहिए उस बंदे को कि वो उसको पकड़ के रखे कि पीछे ना आ जाए। तो वी ऑलरेडी नो डैट कि फोर्स इज इक्वल्स टू मेरे पास होती है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, मीन मोमेंटम अपॉन टाइम। अब जब मोमेंटम अपॉन टाइम है तो यहां पर मेरे पास स्पीड दी हुई है और मास दिया हुआ है। बात समझ आ गई? जी सर। अब अगर मैं इसी फॉर्मूले को देखो इस तरह लिख दूं, एफ इज इक्वल्स टू, मैंने पी को लिख दिया एम डेल्टा वी, पी की जगह लिख दिया, सही मीन मोमेंटम, सही। मोमेंटम इक्वल्स टू एम डेल्टा वी। अब एम की वैल्यू ये रही और वी की वैल्यू ये रही मेरे पास मौजूद है, बट एम की वैल्यू ये नहीं है बेटा।
m की वैल्यू नहीं है, ये 90 kg पर मिनट, ये m की वैल्यू नहीं है, ये किसकी वैल्यू है, ये मास अपॉन टाइम की वैल्यू है मेरा बच्चा, क्योंकि उसने कहा हुआ है 90 पर मिनट कहा हुआ है, उसने ये नहीं कहा कि मास सही है। kg, उसने कहा हुआ है 90 पर मिनट है। तो मतलब ये हो गया, ये जो इस फॉर्मूले के अंदर मेरे पास ये मौजूद है m और ये v जो मौजूद है, तो इसमें मैं पहले m अपॉन टी को निकालूंगा यहां से। तो जब मैं m अपॉन टी को निकाल रहा हूं तो देखो मेरे पास आ गया m अपॉन टी, इधर आ गया, तो यहां पर सिर्फ v बच गया, ये रहा। समझ आ गई बात। सही है। अब v जो है मीटर पर सेकंड है, यहां पर मिनट है, तो मिनट को मैंने कन्वर्ट कर दिया सेकंड के अंदर, तो मैंने नीचे लिख दिया 90/60, क्योंकि एक मिनट में 60 सेकंड होते हैं, मल्टीप्लाई बाय 20 कर दिया मैंने। समझ आ गई बात। सही है। तो अब मेरे पास कैलकुलेट करो, आंसर आ जाएगा आपके पास 90/60 इज मल्टीप्लाई बाय 20, तो 0 0 से कट गया, तो आपके पास आ गया 20 और 6 2 और 60 है, तो 2 1 जा 2, 30 जा 60, 30 1 जा 30, 3 जा 90, तो 30 जी। आपके पास कितना आ गया, 30 न्यूटन आ गया, तो आंसर आपका हो गया 30 न्यूटन। सही है। कोई प्रॉब्लम इसमें। नहीं सर, सर बस क्वेश्चन में जो लिखा हुआ है ना, मतलब वो अंडरस्टैंड करना थोड़ा मतलब वो है। बहुत, मैंने आपसे कहा सोच समझ के उसमें से वैल्यूज निकालनी होती हैं इसमें, ये नहीं जो हम्म। नॉर्मल लेवल होता था उसका हम डायरेक्ट पुट अप कर दे। यहाँ पर देखो इधर लिखा हुआ है 90 kg पर मिनट, मतलब ये मुझे यहाँ देखना पड़ेगा भाई, ये 90 kg डायरेक्टली बच्चे ही क्या करते हैं, इसको मास ले लेते हैं, ये मास है ही नहीं, पर मिनट की बात कर रहे हैं, रेट ऑफ मास की बात कर रही है, रेट लिखा है, देखो रेट ऑफ, उसने बाकायदा लिखा हुआ है, ये नहीं है कि मास है, उसने रेट ऑफ लिखा हुआ है बाकायदा। सही है। अब एक और क्वेश्चन है जो बड़ा इंटरेस्टिंग भी कहलाता है और बहुत प्रॉब्लम भी क्रिएट करता है। अ बॉल strike a horizontal surface with the momentum p at an angle theta on the surface as shown। ये जो लाइंस है इसको इग्नोर करो, सिर्फ ये वाली लाइन को लो, ये वाली बॉल आ रही है यहां से, इस जगह से बॉल आ रही है, यहां से बॉल आ रही है, वो हिट हुई यहां पर इस पॉइंट पे, और यहां से वो अगेन वापस गई। अब उसने कहा कि मोमेंटम p के साथ वो स्ट्राइक कर रही है, एंगल थीटा बना रही है, तो p और p आ गया आपके पास, ठीक हो गया। सही है। अब वो क्या कह रहे हैं, द बॉल रीबाउंड्स विद द सेम मैग्नीट्यूड ऑफ द मोमेंटम एट द एंगल ऑफ थीटा, रीबाउंड्स भी हो गई, ठीक हो गया। द बॉल इज कॉन्टेक्ट विद द सरफेस फॉर टाइम टी, यानी सरफेस टाइम टी के लिए वो क्या थी, कॉन्टेक्ट में थी। आपसे क्या कह रहे हैं, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड मीन अमाउंट ऑफ द एवरेज रिजल्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉल ड्यूरिंग द कोलिजन। तो आपसे सिंपली वो कह रहा है फोर्स निकालने के लिए, तो फोर्स के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या है, फोर्स इज इक्वल्स टू चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम। समझ आ गई आपकी, तो जी सिंपल सर। सा फॉर्मूला है ना, चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम। अब उसके पास एक मोमेंटम यहां है, एक मोमेंटम यहां है, आपने चेंज इन मोमेंटम निकालना होगा। टाइम तो 2t है, टाइम तो है ही t ना, टाइम तो उसने दे दिया t, तो चलो t की वैल्यू तो आ गई है t, ऑप्शंस में भी देखो आपके पास t लिखा हुआ है, उससे तो हम्म। कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब निकालना है चेंज इन मोमेंटम, के चेंज इन मोमेंटम क्या आएगा। समझ आ गई। जी सर। अब जरा गौर से देखो, आफ्टर द कोलिजन देयर इज नो चेंज इन द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द मोमेंटम। अब जब ऊपर से नीचे आ रहा है तो देखो ऊपर से नीचे आते हुए डायरेक्शन चेंज है, नीचे से ऊपर जाते हुए डायरेक्शन चेंज चेंज। है। अब अगर यहां से मुझे कैलकुलेट करना पड़े, इस पहले मैं इनिशियली की बात करता हूँ, चलो मैं इसको रब करता हूँ, इनिशियली की बात करता हूँ। तो जब मैं इनिशियल की बात कर रहा होता हूँ तो इनिशियल में वर्टिकल हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल आपके पास हो जाएगा पी कॉस थीटा, तो हॉरिजॉन्टल यहां पर भी पी कॉस थीटा ही होगा,
क्योंकि एंगल थीटा है और मोमेंटम p है, इसका भी, तो इसका भी p cos सही है। थीटा हो गया, इसका भी p cos थीटा हो गया, डन। वर्टिकल इसका p sin थीटा हो गया और इसका p sin थीटा हो गया, डन। दोनों सही है ना? जी सर। अच्छा, लेकिन अब यहां पर क्या आएगा, इसकी डायरेक्शन डाउनवर्ड है, सेकंड वन की डायरेक्शन अपवर्ड। अपवर्ड। तो दोनों में से कोई एक को नेगेटिव आप लोगे ड्यू टू द डायरेक्शन, तो ये लो या ये लो, मर्जी आपकी। दोनों में से कोई एक ऑपोजिट इन डायरेक्शन है तो एक नेगेटिव आएगा। तो चलो मैंने इस वाले को ले लिया पॉजिटिव, मीन चेंज इन मोमेंटम मैं ले रहा हूं, तो चेंज इन मोमेंटम का क्या होगा, फाइनल माइनस इनिशियल। तो ये फाइनल है आपके पास ये वाला, तो यहां मैं लिख दूंगा p sin थीटा माइनस, अब अगर ये मैंने पॉजिटिव लिया तो ये नेगेटिव लेना पड़ेगा, तो माइनस p sin थीटा इनिशियल। अब p sin थीटा माइनस माइनस हो गया प्लस p sin थीटा, तो p sin थीटा प्लस p sin थीटा 2p sin थीटा हो गया आपके। सर हम इसमें कॉस की वैल्यूज क्यों को हम वो इग्नोर क्यों कर रहे हैं? क्योंकि कॉस सेम ही है ना बेटा। अब उसने भी यही कहा है कि आपका हॉरिजॉन्टल सरफेस को हिट कर रहा है। जी सर। अब कॉस को इसलिए इग्नोर कर रहे हैं कि कॉस के लिए अगर मुझे कहा जाता तो वो मुझसे पूछता, आपसे क्या कह रहे, देखो रिजल्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉल ड्यूरिंग द कोलिजन, तो एफ पी कॉस थीटा वो तो सेम ही आएगा, उसमें कोई किसी किस्म की चेंज हो ही नहीं सकती, क्योंकि हमें पता है कि जब एक्स एक्सिस के ऊपर आता है तो एक्स एक्सिस के ऊपर आपका कोई इफेक्ट नहीं होता, देयर इज नो चेंज इन हॉरिजेंटल। यहां इसलिए मैंने लिखा है आफ्टर कोलिजन देयर इज नो चेंज इन द वर्टी हॉरिजेंटल कंपोनेंट ऑफ द मोमेंट। मोमेंटम। तो इसीलिए हमने कॉस को इग्नोर ही कर दिया, क्योंकि उसके ऊपर चेंज ही नहीं आ रहा, तो उसको मैंने इग्नोर कर दिया। सही है। सही हो गया। अब वो आप कह रहे हैं जी वर्टिकल, तो वर्टिकल मैंने निकाल दिया कि 2p sin थीटा मेरा आंसर आ जाएगा चेंज इन मोमेंटम का, 2p sin थीटा डिवाइड बाय t कर लो, तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आ गया। बात समझ आ गई? जी सर। सर ये बोलो। हाँ सही है भाई, सही है सही है। अच्छा नेक्स्ट चलते हैं आगे। अब नेक्स्ट में आपके पास अभी तक जो हमने कहा उसका सारा निचोड़ यहां आ गया, जरा गौर से सुनना। F इज इक्वल्स टू डेल्टा P अपॉन डेल्टा टी, ये क्या है, P अपॉन टी, ग्रेडियंट ऑफ द मोमेंटम टाइम ग्राफ गिवन द रिजल्टेंट फोर्स। अगर ग्राफ मौजूद है ना आपके पास, ग्राफ दिया हुआ है और ग्राफ में आपसे कह रहे हैं ये लो जी ग्राफ आ गया, ये आ गया P और ये आ गया T और ये दे दिया, तो इसका ये जो ग्रेडियंट होगा ये फोर्स के इक्वल आएगा। सही है। अच्छा, क्योंकि हमें पता है कि मैंने आपसे स्टार्ट में कहा था कि जब हम ग्रेडियंट लेते हैं तो वो उससे जो क्वांटिटी आ रही होती है वही ग्रेडियंट होता है। एरिया अंडर द ग्राफ क्या रिप्रेजेंट करता है, जो उससे क्वांटिटी आती है। तो अगर आपका यही ग्राफ है, लेट सपोज एफ टी, एफ इंटू टी, यानी एरिया अंडर द कर्व फोर्स टाइम ग्राफ गिव द चेंज इन मोमेंटम, यानी एक ग्राफ दिया हुआ ये एफ है और ये टी है, तो एफ इंटू टी, अगर एफ अपॉन टी की मैं बात करूं तो एफ अपॉन टी कुछ भी नहीं है, तो ग्रेडियंट इसका कुछ नहीं कहलाता, ग्रेडियंट इसका कुछ नहीं कहलाता। लेकिन अगर मैं बात करता हूं एफ मल्टीप्लाई बाय टी, तो वो मोमेंटम होता है। तो फोर्स टाइम ग्राफ अगर आपको गिवन हो और आपसे क्या चेंज इन मोमेंटम कैलकुलेट करो, तो आप उसका एरिया अंडर द ग्राफ निकाल लोगे, मोमेंटम की चेंज आ जाएगा। ठीक है सर। अब देखो यहां पर क्योंकि ये एफ और ये टी है, तो चेंज इन मोमेंटम इन दोनों को इफेक्ट करेगा, इन दोनों की वजह से चेंज इन मोमेंटम पे फर्क पड़ेगा, यानी चेंज इन मोमेंटम डिपेंड्स ऑन द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट। अगर सही। रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड कम होगा तो चेंज इन मोमेंटम भी कम होगा, ज्यादा होगा तो चेंज इन मोमेंटम भी ज्यादा होगा। टाइम इंटरवल फॉर विच द फोर्स अप्लाइड
और वो जो टाइम है उसका उसके ऊपर डिपेंडेड होगा। मीन इन दोनों चीजों के ऊपर आपका चेंज इन मोमेंटम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना दोनों। डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है दोनों इसके। क्लियर हो गई बात? जी सर। हाँ, क्योंकि आगे ग्राफ के क्वेश्चन आएंगे। जैसे देखो ये है, अब इसमें क्या, ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। अब इसी वेलोसिटी टाइम ग्राफ को अगर मैं मोमेंटम टाइम ग्राफ बनाऊं, तो देखो यहां से वेलोसिटी क्या हो रही है, कांस्टेंट है। तो अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो मोमेंटम भी कांस्टेंट ही रहेगा। ये कांस्टेंट है तो मोमेंटम भी कांस्टेंट ही रहेगा। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी इज कांस्टेंट, देयर इज नो चेंज इन वेलोसिटी, तो देयर इज नो चेंज इन मोमेंटम, क्योंकि मोमेंटम जो होता है mv होता है। तो मास तो सही नेवर, है। मास तो एक ऑब्जेक्ट का चेंज ही नहीं हो सकता। जी सर। अगर वो डिक्रीज हो रही है वेलोसिटी तो मोमेंटम भी डिक्रीज हो रहा है। अगर मोमेंटम वेलोसिटी कांस्टेंट है, मोमेंटम कांस्टेंट है। वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, मोमेंटम भी इंक्रीज हो रहा है। कांस्टेंट है तो कांस्टेंट है। तो देखो वेलोसिटी टाइम ग्राफ और मोमेंटम टाइम ग्राफ दोनों सेम बनेंगे, इसका मतलब ये हो गया। ठीक हो गया? सही है। अब इसी की एक्सेलरेशन पे आ जाओ। एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, यहां पर क्या हो रहा है, द वेलोसिटी इज कांस्टेंट, मीन देयर इज जीरो एक्सेलरेशन। तो देखो यहां बन गया जीरो एक्सेलरेशन। सही है। अगर मोमेंटम कांस्टेंट होगा तो फोर्स विल बी जीरो, क्योंकि देयर इज नो चेंज इन मोमेंटम ना। इफ देयर इज नो चेंज इन मोमेंटम तो आपका जो फोर्स है वो जीरो हो जाएगी। सही है। अब यहां पर क्या हो रहा है सेकंड पार्ट में, यहां पर हो रहा है जी वेलोसिटी डिक्रीज कॉन्स्टेंटली, मीन एक्सेलरेशन क्या है, कांस्टेंट है। तो जितना भी एक्सेलरेशन कांस्टेंट है उस लाइन को मैंने लगा दिया एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट। यहां मैंने कहा एक्सेलरेशन इज जीरो क्योंकि जीरो के ऊपर था। यहां पर अगर ये 2 है तो मतलब ये हो गया 2 को वैल्यू है इसकी एक्सेलरेशन की कांस्टेंटली। फिर यहां पर जब वेलोसिटी कांस्टेंट हुई तो यहां फिर जीरो हो गया आपके पास। फिर जब यहां कांस्टेंटली इंक्रीज हो रही है वेलोसिटी तो यहां एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। फिर यहां पर एक्सेलरेशन वेलोसिटी कांस्टेंट होगी, एक्सेलरेशन जीरो हो गया। तो जरा गौर से देखो तो एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ फोर्स टाइम ग्राफ के बिल्कुल इक्वल है। जी सर। ये सिर्फ रिजिड बॉडीज के ऊपर होगा और किसी बॉडी के ऊपर नहीं होगा। रिजिड बॉडी का परसों मैंने समझा दिया था। रिजिड बॉडी का मतलब होता है सॉलिड बॉडी इन विच डिफॉर्मेशन ना हो रही हो उसमें। मीन जब हम उसमें फोर्स अप्लाई करें तो उसमें किसी किस्म का चेंज ना आ रहा हो लेंथ या शेप में, उसको कहते हैं रिजिड बॉडी। ठीक है? जी सर। कोई प्रॉब्लम इन ग्राफ में? नहीं सर। ठीक, ग्राफ को समझ लो क्योंकि ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है आपके पेपर के लिए। इसी के अकॉर्डिंग एक एग्जांपल है मेरे पास। आपसे कह रहे हैं स्पेस रिसर्च रॉकेट स्टैंड वर्टिकली ऑन इट्स लॉन्चिंग पैड parallel to ignitions. The mass of the rocket and its fuel is, टोटल मास और फ्यूल का, रॉकेट का मास और फ्यूल का मास 1.9 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ kg था। समझ आ गई? जी सर। फ्यूल और रॉकेट दोनों का मास। अब जब ऊपर जा रहा है फ्यूल जल रहा है, जब ऊपर जाएगा फ्यूल जलेगा। जी सर। जब फ्यूल जल रहा है तो मतलब ये हो गया कि मास कम होता रहेगा। होगा, मास डिक्रीज होगा। हम्म। ऑन इग्निशन, इग्निशन को ऑन किया, गैस इज इजेक्टेड फ्रॉम द रॉकेट एट अ स्पीड ऑफ दिस 2.5 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ मीटर पर सेकेंड। जैसे ही इग्निशन ऑन हुआ गैस इजेक्ट होगी, नहीं शुरू होगी relative to the rocket and fuel is consumed at a constant rate of 7.4 kg per second। एक सेकंड के अंदर जो फ्यूल की कंजम्पशन हो रही है वो ये रही 7.4 kg। find the सही thrust है। of the rocket and hence explain why there is an interval between ignition
and left off. Assume the free fall G is equals to 10. अब सबसे पहले वो आपसे कह रहे हैं फाइंड द थ्रस्ट. फाइंड द थ्रस्ट का क्या मतलब हुआ? अपवर्ड फोर्स. क्या कह रहे हैं? अपवर्ड फोर्स निकालो ऑफ द रॉकेट. सही है। तो सबसे पहले तो देखो V मेरे पास है 2.5 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ किसके लिए? गैस के लिए. फिर उसमें चेंज इन मोमेंट उसने मुझे कहा जो कंज्यूम हो रहा है रेट वो 7.4 kg पर सेकेंड है. 7.4 kg पर सेकेंड. तो मैंने मास भी यहाँ वेलोसिटी लिख ली अपने पास, नोट डाउन कर ली. उसके बाद मास अपॉन टाइम नोट डाउन कर दिया. तो अगेन वापस वाला वही फॉर्मूला F इज इक्वल्स टू मोमेंटम अपॉन टाइम में से मैंने एम टी अलग कर दिया, V को अलग कर दिया. तो m डेल्टा m डिवाइडेड बाई टी हो गया 7.4, तो वो 7.4 आ गया. V हो गया 2.5 मल्टीप्लाई बाई 10⁻³ तो वो ये आ गया मेरे पास. ठीक हो गया. क्योंकि वो क्या कर रहा है, इजेक्ट जब होगा तो अपथ्रस्ट की फोर्स बनेगी ना. गैस जितनी स्पीड से इजेक्ट होगी उतनी ही थ्रस्ट की फोर्स बनेगी. तो वो फोर्स मेरे पास ये आ गई कि F इज इक्वल टू इतना हो गया. ठीक हो गया. सही है। इसी को यूज करते हुए ये बताओ, हेंस एक्सप्लेन व्हाई देयर इज एन इंटरवल बिटवीन इग्निशंस एंड लेफ्ट ऑफ. अब आपसे कह रहे हैं इग्निशंस और लेफ्ट ऑफ होने में दोनों में क्या था, इंटरवल क्यों आ रहा है. तो अगर मैं वेट को कैलकुलेट करूं तो m पहले ये था, मल्टीप्लाई बाय g कर दिया तो मेरे पास टोटल ये आ गया है. सही है। लेकिन मेरे पास जो थ्रस्ट की फोर्स आ रही है वो आ रही है 18,500 ओनली. यानी उसी के ऊपर वो ऊपर चढ़ना शुरू हो जाएगा. यही होगा. सही है। तो ये कि भाई अगर 19,000 का वेट है तो उसके ऊपर फोर्स 19,000 से ज्यादा होगी तब वो अपवर्ड जाएगा, अदरवाइज जाएगा ही नहीं. जी सर। तो अब वो ये कह रहा है भाई वो तो जाना शुरू हो गया. क्यों? ये वजह क्या है? तो वजह ये इनिशियली वेट इज ग्रेटर देन थ्रस्ट सो द थ्रस्ट इज नॉट सफिशिएंट टू लेफ्ट द रॉकेट. इसीलिए वो लेफ्ट नहीं हो रहा रॉकेट बिकॉज वेट बड़ा है और जो थ्रस्ट की फोर्स है वो क्या है, वो कम है. छोटी है। तो बट एज मोर एंड मोर फ्यूल इज कंज्यूम्ड द टोटल वेट ऑफ द रॉकेट क्या हो रहा है, वो डिक्रीज हो रही डिग्री। है एंड बिकम लेसर देन द थ्रस्ट एंड द रॉकेट लेफ्ट ऑफ. ये लेफ्ट ऑफ हो गया आपके पास. कब? जब उसकी जो वेट है वो इस फोर्स से कम हो जाए तब. सही है। कोई प्रॉब्लम इसमें? नहीं सर। कोई ऐसी चीज जो समझ नहीं आई बता सकते बेटा? नहीं सर। ठीक हो. अच्छा नेक्स्ट पे चलते हैं बच्चा. नेक्स्ट में आपके पास यहां तक न्यूटन फर्स्ट और सेकंड लॉ की डिटेलिंग थी वो हमने कर ली. अब बारी आती है न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन की, जिसमें आपने पहले भी पढ़ा एवरी एक्शन हैव इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शंस. बात खत्म. सिंपल सा लॉ था ना. लेकिन बेटा ये इतना सिंपल है नहीं जितना ये लिखा जाता है ना कि एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन. यानी एक्शन और रिएक्शन दो फोर्सेस होंगी. बात समझ आ गई? जी सर। एक्शन और रिएक्शन को कंसिडर करने के लिए कुछ टर्म एंड कंडीशंस है. चलो पहले ये एक्सप्लेनेशन जरा बताता हूं. व्हेन अ मास एक्सिस्ट अ फोर्स ऑन एनी अदर मास, यानी एक मास जब दूसरे मास के ऊपर कोई फोर्स अप्लाई कर रहा होता है, गौर से जरा स्टेटमेंट को सुनो कि एक मास एक फोर्स दूसरे मास के ऊपर प्रोड्यूस कर रहा है, देन द अदर मास एक्सर्ट द सेम फोर्स ऑन द फर्स्ट मास. तो एक्शन और रिएक्शन उसको कहते हैं. ठीक है ना. ये नहीं होता कि एक ही मास एक्शन भी करता है और एक ही मास रिएक्शन भी करता है. नहीं, एक सही है। मास एक्शन कर रहा है दूसरे मास के ऊपर तो दूसरा मास रिएक्शन करेगा पहले मास के ऊपर, which is equal in magnitude but opposite in direction. Force always exists in pair. Conclusion इसकी ये है कि फोर्सेस जब भी लगेंगी ना बेटा वो पेयर में लगेंगी. कभी भी ऐसे नहीं हो सकता कि फोर्स सिंगल लगे. सिंगल फोर्स लग ही नहीं सकती. बात समझ आ ठीक गई? है सर।
जब भी लगेगी वो पेयर में लगेगी, पेयर का मतलब जोड़ा बनेगा, यानी एक एक लगाएगा, दूसरा दूसरी लगाएगा, लेकिन लगेगी पेयर्स में, कभी भी सिंगल फोर्स अप्लाई नहीं हो सकती। अच्छा, टू फोर्सेस फ्रॉम द थर्ड लॉ पेयर व्हेन ऑल द फॉलोइंग कंडीशन आर ओबे, यानी जब ये कंडीशन होंगी तो आपका एक्शन और रिएक्शन होगा, अदरवाइज एक्शन और रिएक्शन हो ही नहीं सकता। नंबर 1, द टू फोर्सेस मस्ट बी इक्वल इन मैग्नीट्यूड। नंबर 2, द टू फोर्सेस मस्ट बी ऑपोजिट इन डायरेक्शन, ये तो हम पढ़ते हुए आ रहे हैं कि भाई इक्वल हो और ऑपोजिट हो। अब जरा गौर से सुनना, द टू फोर्सेस मस्ट एक्ट ऑन टू डिफरेंट बॉडीज, यानी एक बॉडी जो है वो एक एक फोर्स जो है वो एक बॉडी पे लग रही हो और दूसरी फोर्स दूसरी बॉडी पे लग रही हो, तब वो एक्शन और रिएक्शन होंगे, अदरवाइज ये एक्शन और रिएक्शन नहीं हो सकते। मतलब दोनों एक दूसरे पे लगा रहे हो। ऑपोजिट लग रही होंगी, मीन एक बॉडी फोर्स लगा रही होगी तो उसके ऊपर दूसरी बॉडी फोर्स लगा रही होगी, तब वो एक्शन सही होगी। है। तो देखो, थर्ड लॉ पेयर कैन नेवर कैंसल आउट ईच अदर। थर्ड लॉ का जो पेयर है ना बेटा, दे नेवर कैंसल आउट ईच अदर एज द टू इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस एक्ट ऑन टू डिफरेंट बॉडीज है बेटा। हम ये अभी तक पढ़ते हुए आ रहे थे कि एक्शन और रिएक्शन ऑपोजिट होंगे तो वो अपने पेयर्स को कैंसल आउट कर देंगे, पढ़ते हुए आ रहे थे ना। जी सर। बेसिकली वो एक दूसरे को कैंसिल कर ही नहीं सकती, क्यों? क्योंकि एक फोर्स एक बॉडी के ऊपर लग रही है तो दूसरी फोर्स दूसरी बॉडी के ऊपर लग रही है, इसीलिए वो कैंसिल आउट नहीं होती मेरा बच्चा, यानी एक्शन और रिएक्शन कैंसिल आउट नहीं होती। तो डिफरेंट थर्ड, बॉडी सर क्या मतलब? डिफरेंट बॉडी का मतलब ये हो गया, फर्ज करो मेरे पास क्या है, एक बॉडी ये रही, एक बॉल ये रही इधर है, ये एक फोर्स लगा रही है इस बॉडी के ऊपर, ठीक हो गया? तो एक सही है। फोर्स ये वाली बॉडी इस बॉडी के ऊपर लगाएगी, मीन ए लगा रही है बी के ऊपर, तो एक फोर्स बी लगाएगी ए के ऊपर, तो ये जो होंगी ये एक्शन और रिएक्शन फोर्सेस होंगी। ये नहीं हो सकता कि ए की बॉडी जो है वो एक्शन भी करे और ए की बॉडी जो है रिएक्शन भी करे, नहीं। सही है। अब क्योंकि ये दो डिफरेंट बॉडीज के ऊपर है तो ये कभी कैंसल आउट नहीं हो सकती। तो इंपॉर्टेंट चीज ये है, द थर्ड लॉ पेयर कैन नेवर कैंसल आउट ईच अदर as the two equal and opposite forces act on the two different bodies। बात समझ आ गई यहां तक? जी सर। अब एक और नंबर 4 और बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट, द टू फोर्सेस मस्ट बी फॉर द सेम टाइप, मतलब उसका जो नेचर होगा ना फोर्स का, उन दोनों का नेचर सेम होना चाहिए। अगर ग्रेविटेशन फोर्स है तो दोनों बॉडीज ग्रेविटेशन फोर्स ही लगाएंगी, अगर अट्रैक्शन फोर्स है तो दोनों अट्रैक्शन फोर्स ही लगाएंगी, अगर फ्रिक्शन फोर्स है तो दोनों फ्रिक्शन फोर्स ही लगाएंगी। मतलब ये हो गया, एक बॉडी जो टाइप ऑफ फोर्स लगा रही है दूसरी बॉडी भी सेम टाइप ऑफ फोर्स ही लगाएगी। समझ आ गई बात? सही है। जी ये सर। नहीं होगा कि जी एक लगा रही है ग्रेविटेशनल फोर्स तो उसका रिएक्शन जो बन रहा है वो एयर रेजिस्टेंस बन रहा है, बिल्कुल भी नहीं। ठीक है सर। फोर्सेस सेम होगा दोनों एक्शन और रिएक्शन में। ये नहीं हो सकता कि नेचर ऑफ द रिएक्शन, नेचर ऑफ द फोर्सेस जो हो वो चेंज हो जाए आपके पास। तो ये 4 स्टेप याद रखना, इसी के अकॉर्डिंग आप अब सारा कुछ क्या करोगे, अब आप डिसाइड करोगे कि कौन सी फोर्स एक्शन है और कौन सी फोर्स रिएक्शन है और उसका कहां पर कैलकुलेशन करनी है। नंबर 1 है, द टू फोर्सेस मस्ट बी इक्वल इन मैग्नीट्यूड, the two forces must be opposite in direction, the two forces must act on different bodies, and the two forces must be on the same type of forces। सही है। टाइप ऑफ फोर्सेस कौन कौन सी होती हैं? जैसे देखो, वेट है तो द ग्रेविटेशनल फोर्स होती है। अब एक वेट है तो वेट के ऊपर क्या है, द ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट ऑन द ऑब्जेक्ट, it always act toward the center of the earth from the object center of gravity। यही है मतलब, ये हो गया एक जी ऑब्जेक्ट अगर पड़ा हुआ है
तो ऑब्जेक्ट का जो वेट बन रहा है, वेट क्या बन रहा है, वेट डाउनवर्ड बन रहा है। ये ऑब्जेक्ट है, इसका वेट डाउनवर्ड बन रहा है। तो अब इसमें जी एक्शन सर। क्या है? इसमें एक्शन और रिएक्शन क्या है? एक ऑब्जेक्ट की एक फोर्स लग रही है जमीन के सेंटर के ऊपर। ठीक हो गई बात? तो एक फोर्स लग जी रही है ऑब्जेक्ट की डाउनवर्ड, एक और फोर्स यहां मौजूद है जो जमीन ऑब्जेक्ट के ऊपर लगा रहा है, और दोनों जो हैं वो ग्रेविटेशनल फोर्सेस हैं। तो ये दोनों आपस में एक्शन और रिएक्शंस हैं। सर, दूसरी वाली जो है, जो जमीन ऊपर लगा रही है, वो ग्रेविटेशनल कैसे हुई? वो भी तो ग्रेविटेशनल ही है ना, अर्थ की फोर्स है ना। अर्थ की फोर्स को ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। सर जैसे वेट है, वेट तो नीचे खींच रहा है, तो ये जो अब जो ये जो दूसरी जो फोर्स है, वो हम्म, तो मतलब ऊपर आ रही है ना? वो ऊपर आ रही है लेकिन ऑब्जेक्ट के ऊपर ही अप्लाई कर रही है ना, ऑपोजिट डायरेक्शन में। अच्छा। ऑब्जेक्ट के ऊपर अप्लाई हो रही है, मैं ये नहीं कह रहा हर चीज पे ऊपर नहीं। अब जैसे देखो, लेट सपोज यहाँ टेबल है, टेबल के ऊपर ये ऑब्जेक्ट आपने रख दिया, टेबल के ऊपर ये ऑब्जेक्ट मैंने रख दिया। अब मुझे को कोई एक्शन कौन सा रिएक्शन कौन है, मैं कहूंगा इसका वेट डाउनवर्ड है, और इसका ये जो इसके ऊपर ये जो टेबल फोर्स लगा रहे ऊपर पकड़ के रखा है, ये जी इसका रिएक्शन है। बिल्कुल भी नहीं। अगर एक वेट की डायरेक्शन डाउनवर्ड बन रही है तो वो वेट बन रहा है अर्थ के ऊपर, तो अर्थ की एक फोर्स इस ऑब्जेक्ट के ऊपर लग रही है, तो ये दोनों आपस में एक्शन और रिएक्शंस हैं। क्यों? क्योंकि सेम फोर्सेस होना जरूरी है। सेम फोर्सेस नहीं होंगी तो एक्शन और रिएक्शन हो ही नहीं सकता। लेकिन सर, ये जो आप बोल रहे थे पहले कि अब दो फोर्सेस लगा एक दूसरे पे अप्लाई कर रही है ना, मतलब दो ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे पे अप्लाई कर रहे हैं फोर्स, तो वो कैंसिल आउट हो जाएंगी क्योंकि दोनों अपोजिट नहीं डायरेक्शन होंगी, में होंगी। नहीं होंगी, मैं यही कह रहा हूं कि दो ऑपोजिट फोर्सेस है ना। मतलब एक बॉडी ये रही, जस्ट वेट मैं इसको जरा रेड कर लूं। एक तो सर, बॉडी, ये रेस्ट रेस्ट पे क्यों है फिर? हाँ, रेस्ट पे इसलिए ये कि रेस्ट यहाँ में क्यों और है फिर? फोर्सेस मौजूद है ना बेटा। अब जैसे देखो ये वेट है, तो अगर यहाँ कोई और चीज नहीं होगी तो ये नीचे गिरेगा, नीचे गिरेगा ना ऑब्जेक्ट। जी सर। तो नीचे क्यों गिर रहा है भाई? नहीं गिरना चाहिए, क्योंकि एक्शन और रिएक्शन तो सेम होती है, तो गिरना नहीं चाहिए, उसको कैंसिल आउट होना चाहिए। लेकिन नहीं, वो गिर रहा है। क्यों? क्योंकि वो दो फोर्सेस ऑपोजिट ऑब्जेक्ट्स के ऊपर हैं। एक इस ऑब्जेक्ट के ऊपर है जो नीचे गिर रहा है, और एक जमीन की फोर्स है। एक फोर्स जमीन लगा रही है ऑब्जेक्ट के ऊपर, एक ऑब्जेक्ट जमीन के ऊपर लगा रहा है। बात समझ आ रही? सही है। तो दोनों ऑपोजिट फोर्सेस हैं, दैट्स व्हाई वो एक दूसरे को कैंसल आउट नहीं करती। ठीक हो गया? ठीक है सर। अच्छा, ये मीटिंग एंड होने वाली है, फिर दूसरी मीटिंग में आप एंटर हो जाना, ठीक है? अच्छा, ठीक है सर। फ्रिक्शन है एन ऑपोजिंग फोर्सेस, एक हो गई वेट, एक हो गई फ्रिक्शन फोर्स। यानी वेट का पेयर अलग बनेगा, फ्रिक्शन फोर्स का पेयर अलग बनेगा। ये टाइप ऑफ फोर्सेस बता रहा हूं। एन ऑपोजिंग फोर्स दैट अराइज व्हेन अ मास टेंड टू स्लाइड ओवर द सरफेस ऑफ एन अदर मास। एक मास जब दूसरे मास के ऊपर सरफेस के ऊपर स्लाइड कर रहा होता है तो वो फ्रिक्शन प्रोड्यूस करता है। फ्रिक्शन ऑलवेज एक्ट अलोंग अ सरफेस एंड नेवर एट एन एंगल टू इट, उसका एंगल कोई नहीं होता। फ्रिक्शन एक्ट ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द मोशन, मोशन के ऑपोजिट एक्ट करता है, और ऑपोजिट टू द डायरेक्शन वेयर द मास टेंड टू मूव, जहां कोशिश की जा रही है मूव करने की उसके ऑपोजिट होता है। बात समझ आ गई? जी सर। चलो अब आप ऐसे करते दूसरे